क्या हुआ? अरे इटाढ़ी से फोन आ रहा था। अच्छा होने दीजिए, पकड़िए। हेलो। हेलो मित्रों, मैं एनटीसी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने न्यूज़ चैनल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आप सब को अपनी ओर से नमस्कार करता हूं और आज जो परिस्थिति है, जो परिदृश्य है देश और समाज में, उस पर मिल बैठकर बात हम करें। साथियों, साहित्यिक जगत में अभी यह विमर्श चल ही रहा था कि 1991 में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के शुरू होने के दौर के बाद 26-27 वर्षों के बाद जो देश और दुनिया की स्थिति है, उसे बौद्धिक जगत में सत्योत्तर काल कहा गया। पोस्ट ट्रूथ एरा कुछ लोग कहते हैं। साहित्यकार इस बात पर मंथन कर रहे थे कि इस युग में तर्क, बुद्धि, विवेक, तथ्य, मीमांसा, विवेचना सबको खारिज करके एक मनमाफिक सत्योत्तर बातें थोपी जा रही। यह अजीब विडंबना है कि जो साहित्यकार, जो बुद्धिजीवी सत्य की मीमांसा कर रहे हैं, यथार्थ को लोगों के सामने, समाज के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो साहित्य को सत्ता के समानांतर देखना चाहते हैं, वैसे लोगों को सत्ता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह जो विडंबनापूर्ण स्थिति थी, इस स्थिति में बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी, साहित्यकार आगे क्या रास्ता हो, इस पर विमर्श कर ही रहे थे कि इसी बीच 2019 के अंतिम महीने में और फिर 2020 के प्रारंभिक मास के खत्म होते होते भारत में भी एक ऐसी महामारी
फैल गई जिसने मानव जाति के ऊपर संकट ला दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस परिस्थिति में साहित्यकारों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस पर जो बातें करेंगे उससे पहले मैं आज हिंदी सिनेमा के चर्चित कलाकार, अभिनेता, जिनका आज ही अभी कुछ देर पहले निधन हुआ है, ऋषि कपूर, और ठीक 24 घंटे पहले बहुत कम समय में बहुत संघर्ष करके हिंदी सिनेमा में और हिंदी सिनेमा के दर्शकों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ने वाले अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। एक सप्ताह पूर्व ही अभिनेत्री और रंगमंच से जुड़ी हुई प्रसिद्ध निर्देशिका उषा गांगुली का निधन हुआ। इन सब के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके कला संस्कृति के क्षेत्र में योगदानों के प्रति सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले 23 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए देशवासियों से लॉकडाउन पालन करने का अनुरोध किया। आज 37वां दिन है लॉकडाउन हुए और जो स्थितियां हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। हमारे देश में यह महामारी फैलती ही जा रही है। अब इस महामारी के लगातार फैलते रहने के कारण लोग अज्ञात भय से खौफजदा है, आतंकित है। लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण जो लाखों करोड़ों मजदूर रोजगार विहीन हुए, जो बिहार के दूर दराज के गांव से दिल्ली, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद आदि महानगरों में जाकर रोजगार कर रहे थे, अपनी मेहनत के बल पर उन शहरों को सुंदर बना रहे थे और आजीविका के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के रोजगार पर अचानक संकट आ गया। वैसे लोग निराश होकर जब उनका रोजगार छिन गया, जिन मकानों में किराए पर रहते थे, मकान मालिकों को देने लायक किराया जब उनके पास खत्म होने लगा, भोजन जब खत्म होने लगा, तब वे विवश, मजबूर, लाचार होकर
पहले सरकार से गुहार लगाई और फिर वो चल पड़े अपने घरों की ओर। बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। लोग पैदल, ठेला चला करके, साइकिल चला करके अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। यह जो स्थिति है बहुत ही दिल दहला देने वाली स्थिति है। इस विकट परिस्थिति में हम तमाम देशवासियों का यह दायित्व है कि हम अपने अपने दायित्व का निर्वाह करें। जो WHO का फरमान है और जो केंद्र की सरकार के लगातार आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों का भी पालन किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि इस महामारी से बचाव के कोई उपाय अब तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इस परिस्थिति में जबकि सरकार भी निरुपाय है, चिकित्सक भी असहाय हैं, वैज्ञानिक अभी इसके वैक्सीन की तलाश में ही लगे हुए हैं और यह रोग है कि अवरोही क्रम में बढ़ता ही जा रहा है। अवरोही क्रम कहने का मेरा मतलब यह है कि समाज में यह पहला वायरस है जो अमीरों से गरीबों की तरफ बढ़ रहा है। हवाई जहाज से आकर ट्रेन और बसों और फिर उससे नीचे के सड़क मार्गों से गुजरते हुए लोगों के जीवन को लीलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करना हम सब के लिए आवश्यक है। लेकिन इस लॉकडाउन के पालन करने के साथ साथ एक खतरा भी है। वह खतरा यह है कि इससे लोगों की मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी कई देशों के चिकित्सकों ने यह माना है और अपनी अपनी सरकारों को सुझाव भी दिया है कि लंबे समय तक अगर लॉकडाउन चला तो आम लोग अवसादग्रस्त हो जाएंगे और इसका एक दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसी से यह सवाल उभरता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अवसाद से बच सकें। घर में रहते रहते मन उचटने लगता है। बार बार जी में आता है कि हम घर से बाहर कहीं घूमने जाएं, लोगों से बतियाएं, अपना दिल बहलाएं, वो सब करें जो जी में आए। क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल को खोलेंगे, जो दूरदर्शन हमारे आपके मनोरंजन का साधन है, सुबह से शाम तक हमारे नहीं चाहने के बावजूद उस पर कोरोना और सिर्फ कोरोना की ही चर्चा मिलेगी। अब एक ही समाचार को, वह भी डरावना और भयावह समाचार को सुनते देखते मन में
अवसाद तो आएगा ही, बच्चों पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, बच्चे भी भयाक्रांत हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में इस परिस्थिति को स्पष्ट करते हुए किसी ने सही ही कहा है कि भाई अजीब परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं कि खाना पीना सोना और आँख खुले तो कोरोना। अब यह कोरोना का जो भय है उससे कैसे हम मुक्त हों। फैज साहब ने सही फरमाया है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो कोरोना से अलग भी मानव जीवन की तमाम तरह की समस्याएं हैं। मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सबके जीवन की वास्तविकताओं पर अगर आज हम नज़र डालेंगे तो कोरोना का साइड इफ़ेक्ट भी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए हमें हमारा समाज अवसादग्रस्त न हो, हम ऊबे नहीं, और इस लॉकडाउन के काल को, जिसको कोरोना काल भी हम कह सकते हैं, इस काल को हम किस रूप में लें जिससे हमारा जीवन रोचक और ऊब से मुक्त हो सके। इसके लिए साहित्यकारों ने आगे बढ़कर पहल करने की कोशिश किया। साहित्यकार व्यक्तिगत स्तर पर जो कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, जो कलाकार हैं, उन सब ने व्यक्तिगत स्तर पर घर बैठे इस फेसबुक लाइव का सदुपयोग करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे कवि मिलेंगे आपको जो अपनी कविताओं को लेकर फेसबुक पर आ रहे हैं। कोरोना काल से संघर्ष करने के लिए, लोगों के मन मस्तिष्क से अवसाद को मिटाने के लिए अपनी रचनाओं के साथ लोगों से रूबरू हो रहे हैं। एक मैं जानता हूं जिनका सार्थक प्रयास है, अभी पिछले दिनों लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश जन संस्कृति मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय कौशल किशोर। उन्होंने लगातार कोरोना को लेकर और कोरोना काल में रची जा रही रचनाओं को लेकर फेसबुक लाइव में आते रहे हैं और अपनी बातों को और दूसरे रचनाकार साथियों की बातों को कहते रहे।
इस काल में दूरदर्शन से भी अधिक प्रभावकारी भूमिका सोशल मीडिया का देखने को मिला है। लोग डिजिटल इंडिया की ओर, डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि लोगों को यह भी लगता है कि जो न्यूज़ चैनल हैं टीवी की दुनिया में, उनमें अधिकांश न्यूज़ चैनल सच से बहुत दूर है। उन न्यूज़ चैनलों पर आप किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, समाज की जो यथार्थ जीवन है वह दिखलाई नहीं पड़ेगा। वह एक मायावी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, या सत्ता नियंत्रित समाचारों से लोगों के मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर देना चाहते हैं। उनका मुख्य मकसद टीआरपी बढ़ाना होता है। इसके लिए कभी कभी अफवाहपूर्ण खबरों का भी सहारा लेते हैं। इससे लोग न्यूज़ चैनलों पर भरोसा करना कम कर दिए। इस कोरोना काल में लोगों ने फेसबुक का और सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले इसी पर यह बात भी आई सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि लाखों लोग इस लॉकडाउन के बाद अपने जीवन यापन की मजबूरियों को झेलने को मजबूर हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, वे बेघर हो गए, रोजगार विहीन हो गए हैं, सड़कों पर भटकते हैं। अब भटकते हुए लोगों को देखकर आम लोगों की संवेदना जग गई। बहुत ऐसी जगहों से आपको खबरें मिलेंगी जहां दिल्ली से, बनारस से पैदल आ रहे मजदूरों को रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग भोजन करा रहे हैं। यह कोरोना काल की एक उपलब्धि है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, लेकिन लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सामाजिक एकता और सद्भाव को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। यह और बात है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं समाज में जो इस महामारी के दौर में भी लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं संप्रदाय और जाति के नाम पर। लेकिन हमारा देश परंपरा से विविधताओं में एकता का देश रहा। विभिन्न संस्कृतियों का यह समन्वय वाला देश रहा। यही स्पिरिचुअल है हमारे देश का, और यह हमारे देश के लोग इस भावना को मरने नहीं दे सकते। यही वजह है कि तमाम निगेटिविटी के बाद भी, जो निगेटिविटी ऊपर से साफ साफ आपको दिखाई पड़ती है, लोगों के मन में सकारात्मकता है, संवेदना है, और उन्हीं संवेदनाओं का इजहार
कवि भी, लेखक भी, साहित्यकार भी, संस्कृति कर्मी भी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। इस बीच आप देखेंगे कि कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने लॉकडाउन के काल में लोगों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कलाकारों को ला करके लोगों के जीवन को रुचिकर बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन सब में सबसे आगे साहित्यकार हैं और साहित्यकार अपनी इस भूमिका को समझ रहे हैं। इसीलिए फेसबुक लाइव के माध्यम से वे अपनी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं और लोगों से संवाद बना रहे हैं। इस माध्यम की लोकप्रियता को देखते हुए कई संगठनों, कई मंचों, कई प्रकाशन समूहों ने भी फेसबुक लाइव इस समय शुरू किया। कई प्रकाशकों ने लेखकों से जुड़ करके फेसबुक लाइव के माध्यम से पाठकों, श्रोताओं तक खुद को पहुंचाने का प्रयास किया। कहानियाँ, किस्से, कविताएं, नज़में, गज़लें, शेरो शायरी, गीत सब लाइव फेसबुक के जरिए लोगों को साहित्य से जोड़ रहे हैं और उन्हें जिंदा होने का एहसास करा रहे हैं। यह जीवन का सकारात्मक पक्ष है। इन संवादों के माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि लाइव फेसबुक पर अनेक नामचीन साहित्यकार उपलब्ध हो रहे हैं। पिछले दिनों हिंदी के सम्माननीय कवि राजेश जोशी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी कविताओं का पाठ किया था। उसी तरह आप वो जो विभिन्न प्रकाशन समूह हैं, राजकमल प्रकाशन ने, वीणा प्रकाशन ने, वाणी प्रकाशन ने, सब ने अपना फेसबुक लाइव शुरू किया और इन सब के माध्यम से जो अभी तक रचनाकार अपने पाठकों, श्रोताओं से रूबरू हुए हैं, उनमें सौरभ शुक्ला, स्वानंद किरकिरे, अविनाश दास, शिव मूर्ति, गीतांजलि श्री, अल्पना मिश्र, कैलाश वानखेड़े, यतीन्द्र मिश्र, कृष्ण कल्पित, हिमांशु वाजपेयी, विनीत कुमार, प्रभात रंजन, अभिषेक शुक्ला, सोपान जोशी, नवीन चौधरी, अनघ शर्मा, उमेश पंत, अशोक कुमार पांडे, सुजाता, सुधांशु फिरदौस, उदय प्रकाश, व्योमेश शुक्ल, चिन्मयी त्रिपाठी, हिमांशु पंड्या, दारेन साहिदी, ममता कालिया, सुनीता बुद्धि राजा, मनोज मुंतशिर, अणुशक्ति सिंह, अंकिता जैन, वीरू सोनकर, मोनिका कुमार, पूनम अरोड़ा, लवली गोस्वामी, जयंती रंगनाथन, कबीर संजय जैसे साहित्यकार, कलाकार पाठकों, श्रोताओं से रूबरू होकर अपनी रचनाएं सुना रहे हैं। ये
प्रकाशन समूह फेसबुक लाइव के माध्यम से जो कलाकारों को, साहित्यकारों को स्पेस दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बहुत सारे ऐसे रचनाकार भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपना फेसबुक लाइव चला रहे हैं, अपनी रचनाएं पढ़ रहे हैं और बहुत दूसरे कवियों की, चाहे वीरेन डंगवाल हों, कुंवर नारायण हों, चंद्रेश्वर हों, उन सब की रचनाओं का पाठ कर रहे हैं और लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एहसास करा रहे हैं। इस दौर में यह भी देखने को मिला है कि इस फेसबुक लाइव के बढ़ते प्रभाव से राजनीतिक दल भी अछूते नहीं। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने दल का फेसबुक लाइव प्रसारण कर रहे हैं। बिहार में भी फेसबुक लाइव का सदुपयोग किया जा रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों, सांस्कृतिक संगठनों, साहित्यिक संगठनों, श्रमिक संगठनों के नेता, बुद्धिजीवी, साहित्यकार श्रोताओं के साथ अपने संबंधों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बिहार में अभी लाइव जनसंवाद मंच और लाइव जनशक्ति काफ़ी सक्रिय है। इन मंचों से बिहार की राजनीति, शिक्षा, बौद्धिक, साहित्यिक, चिकित्सा, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र जीवन को लेकर चिंतनशील प्रखर व्यक्तित्व के विचारों को सुनने का अवसर लोगों को मिल रहा है। मैंने भी इस अवधि में कई साहित्यकारों को पढ़ने का प्रयास किया। करता भी क्या, बाहर जाना नहीं था, घर में रहना था, कितना सोता, कितना जगता, कितना दूरदर्शन देखता। तो इस अवधि का सदुपयोग मैंने कुछ लेखकों, कवियों की रचनाओं को पढ़ने में लगाया। बिहार विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, गीतकार, लब्ध प्रशिष्ट कहानीकार डॉक्टर नंदकिशोर नंदन का भी एक नया प्रेम गीत संग्रह आया जिसका नाम है हर सिंगार हैं खिले। अभी 1 माह पूर्व ही 2 जनवरी में ही इसका लोकार्पण हुआ दिल्ली में। फिर जैसा कि मैंने शुरू में परिचय में कहा था कि लखनऊ से हैं हमारे आदरणीय कौशल किशोर जी, उनका एक काव्य संग्रह है, वह औरत नहीं महानद थी। इसको मैंने पढ़ा। हमारे वरिष्ठ कवि हैं श्री राम तिवारी, उनका काव्य संग्रह है रीढ़, उसको मैंने पढ़ा। फिर रेलवे में इंजीनियर के पद से अवकाश प्राप्त करने के बाद इन दिनों दिल्ली में रह रहे कवि अवधेश रंजन जी
का पिछले वर्ष एक काव्य संग्रह आया था, बाया से बलान तक। उसको मैंने पढ़ा। हमारे बीच की चर्चित उभरती हुई कवित्री हैं सीमा संगसार। उनकी एक काव्य रचना है, अभी लोकोदय प्रकाशन से आई है। उस काव्य संग्रह का नाम है एक शहर का जिंदा होना। उसको मैंने पढ़ा और फिर साहित्य अकादमी से कुमार विमल के संपादन में जो रामधारी सिंह दिनकर रचना संचयन, उसका मैंने संपूर्ण पाठ किया। इस तरह से इस कोरोना काल का सदुपयोग करने का भरसक प्रयास किया है मैंने। यह यद्यपि बहुत कम है, फिर भी मैंने कोशिश की है। अब मैं आपके बीच सबसे पहले मैं अपनी एक रचना आपके बीच रखूं। उसके पहले आप से एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि कुछ जिन कवियों को मैंने पढ़ा है उनकी रचनाओं में से एक एक रचना का मैं पाठ आपके बीच करना चाहता हूं। आप थोड़ा मेरे लिए समय निकालें। मैं सबसे पहले अपनी कविता का पाठ करता हूं। कविता का शीर्षक है इस वक्त। इस वक्त ठीक ठीक चलना ईमान के पथ पर, छुरियों की तेज धार पर चलना है। इस वक्त ठीक ठीक चलना ईमान के पथ पर, छुरियों की तेज धार पर चलना है। पहचान कर भी नहीं पहचानने का स्वांग करना वक्त की पहचान है। आप चाहें तो दिल बहलाने के लिए मौसम को खुशगवार कह लें। आप चाहें तो दिल बहलाने के लिए मौसम को खुशगवार कह लें। इसके बावजूद आपका मन मानता है कि हवा में बारूदी दुर्गंध है। विरोध के हर एक स्वर को दबाना वक्त की नजाकत है। विरोध के हर एक स्वर को दबाना वक्त की नजाकत है। आप घर से बाहर गए थे, सुरक्षित लौट आए, यह वक्त की शराफत है। भीषण वक्त को एहसास है, भीषण शीतलहर के प्रकोप से हर तरफ राख ही राख है। शायद वह इस बात से अनजान है कि उसके नीचे दबी हुई सुलग रही आग है। उसके नीचे दबी हुई सुलग रही आग है। अब मैं आदरणीय कौशल किशोर जी की एक कविता आपके बीच पेश करता हूँ। कौशल किशोर जी मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले हैं। इन दिनों लखनऊ में हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक मोर्चे पर बहुत सक्रिय हैं। उनकी कविता का शीर्षक है तैयारी के लिए। लोग एक तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग
एक तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने औजारों को मांझते हुए, खुट्ठल हथियारों को धारदार बनाते हुए लोग तैयार हो रहे हैं लगातार। लोग से लोग जब मिलते हैं, तैयारी की बात होती है। लोग जब भी सोचते हैं, तैयारी के बारे में सोचते हैं। जब भी सपने आते हैं, एक तैयारी हो रही होती है। इस तरह लोग एक तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं हर रोज। इस तरह लोग एक तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं हर रोज। लोग तैयार हो रहे हैं नई उम्मीदों के साथ और मानुषिक शक्ल वाली दुनिया के खिलाफ एक जंग के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। लोग तैयार हो रहे हैं पारंपरिक हथियारों के साथ जिंदगी का संगीत, कामयाबी का नया गीत रचते हुए लोग बढ़ रहे हैं मंजिल की ओर, जो कदमों से ज़्यादा उनकी आँखों के करीब है। लोग बढ़ रहे हैं मुसीबतों के पहाड़ को रेत की भीत में बदलते हुए। लोग बढ़ रहे हैं साथ साथ तमाम लोगों को गोलबंद करते। एक तैयारी के लिए लोग तैयार हो रहे हैं लगातार। लोग तैयार हो रहे हैं। यह थे कौशल किशोर जी। अब मैं आदरणीय श्री राम तिवारी जी की एक रचना आपके बीच पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है जन्म। मेरी मुट्ठियों में जन्म हो गया है, जन्म हो गया है, जन्म हो गया है, जन्म हो गया है। मेरी मुट्ठियों में संभावना का जन्म हो गया है। शब्द की देह पर लाल चकत्ते जुल्म से टपके रक्त का जन्म हो गया है। लड़ रहे हाथ में एक फूल हाथ का, अफवाह थी वह अप्रत्याशित होने वाला है, उसकी दिशा का जन्म हो गया। शब्द धमनियों में लालटेन लेकर उतरा है। शब्द धमनियों में लालटेन लेकर उतरा है। शब्द पत्थर और धूप पर छप गया है। शब्द अपने अर्थ से लड़ रहा है। उसके तल में थरथराते जल बच्चे की नींद का जन्म हो गया है। शब्द अपनी कॉपी पेंसिल लेकर जन्मा है। झोपड़ी जो उजाड़ी गई रात में, उसकी जगह लेकर वह शब्द के साथ जन्मा है। तुम इसे यहाँ मारोगे, वह वहाँ कच्ची चीज़ों की धार पर उग जाएगा। वह भूखा प्यासा जंगल में रह जाएगा। मेरी मुट्ठियों में भात का, फल का जन्म हो गया है। हाथ गाड़ी का जन्म हो गया है। मेरी मुट्ठियों में जुलूस का जन्म हो गया है। अरे मेरी मुट्ठियों में कामगारों की सत्ता का जन्म हो गया है। जन्म हो गया है, जन्म हो गया है, जन्म हो गया। यह आदरणीय श्री राम तिवारी की रचना थी। अब मैं एक गीत जो सद्यः प्रकाशित प्रेम गीत संग्रह है हर सिंगार हैं खिले, डॉक्टर नंद किशोर नंदन जी का, उससे एक गीत मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। चक्की में पिसने से अच्छा, यह शीर्षक है गीत का। चक्की में पिसने से अच्छा आवारा बंजारा होता। गली गली में गाता फिरता कभी न टूटा तारा होता। चक्की में पिसने से अच्छा आवारा बंजारा होता। गली गली में गाता फिरता कभी न टूटा तारा होता। समझ न पाते हुए भी मुझको जिनको इतना प्यार किया, जिनकी एक हंसी की खातिर जीवन भर अंगार पिया, लुटा उन्हीं पर मन की खुशबू जीवन कभी न हारा होता। चक्की में पिसने से अच्छा आवारा बंजारा होता।
जो सदियों से भूखे प्यासे चाहा उन पर बरसूं घनसा, जो सदियों से भूखे प्यासे चाहा उन पर बरसूं घनसा, छूट न पाया रहा तड़पता घर ने जकड़ा भुज बंधन सा, जो निराश जीवन से अपने उनका आज सहारा होता, चक्की में पिसने से अच्छा आवारा बंजारा होता। बुद्ध कबीर हृदय में मेरे इसीलिए मैं अब भी गाता, बुद्ध कबीर हृदय में मेरे इसीलिए मैं अब भी गाता, दीनहीन जो रहे उपेक्षित बढ़कर उनको गले लगाता, अगर सतह से उठा न होता मुट्ठी में जग सारा होता, चक्की से पिछने से अच्छा आवारा बंजारा होता। यह डॉक्टर नंद किशोर नंदन जी का गीत है। अब मैं आदरणीय अवधेश रंजन जी की एक कविता पढ़ रहा हूँ। यह कविता वर्तमान दौर में लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना काल में जो महानगरों से बेबस और लाचार बिहारी मजदूरों की अपनी घर वापसी के लिए को लेकर जो बेचैनी है उनके मन के भीतर, तो उसमें देखें कहाँ तक यह कविता बहुत पहले की लिखी हुई है। इसमें अवधेश रंजन जी कहते हैं, कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर, कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर, मकई की रोटी हो सरसों का साग हो, नहरों में पानी हो घूरे में आग हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। मकई की रोटी हो सरसों की साग हो, सरसों का साग हो, नहरों में पानी हो घूरे में आग हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। हुक्का में पानी हो नाद में सानी हो, हुक्का में पानी हो नाद में सानी हो, दादी के पोपले मुख में परियों की कहानी हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। दुल्हन लदी खरखरिया हो राह भी एक परिया हो, सोहर को ढोलक पर गाता नाच रहा पमरिया हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। दूरा पर गाय हो, दूरा पर गाय हो थोड़ी थोड़ी आय हो, दूरा पर गाय हो थोड़ी थोड़ी आय हो, मुखिया जी के चश्मे में दुखियों के लिए न्याय हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। अब मैं एक कविता कवित्री सीमा संगसार की जिसमें मैं झांकती हूँ अपने अक्ष को, मेरी परछाइयाँ भी तुम्हें उद्विग्न कर देती हैं। तुम्हारे प्रार्थना घरों के देवता भाग खड़े होते हैं मेरी पदचाप सुनकर। जिस कुएं से होकर मैं गुजरती हूँ खारा हो जाता है उसका मीठा पानी। एक त्याज्य व अछूत कन्या होते हुए भी तुम रांधते हो मेरी देह को मरी हुई मछलियों की तरह।
जो स्वादहीन व गंधहीन होकर भी तुम्हारे भोजन में घुल जाती है नमक की तरह, तुम्हारे भोजन में घुल जाती है नमक की तरह। अब मैं कविवर रामेश्वर प्रशांत की एक कविता पढ़ता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी कविता। पाक चढ़े धागे की तरह जब कोई बात पक जाती है तब कविता जन्म लेती है। पाक चढ़े धागे की तरह जब कोई बात पक जाती है तब कविता जन्म लेती है। मेरी कविता जो इतिहास बदलने की मशीन का एक पुर्जा बनना चाहती है, मेरी कविता जो इतिहास बदलने की मशीन का एक पुर्जा बनना चाहती है, कई बार लाल भट्टियों में पकती है, खेतों में खटने वाले किसानों के पास दौड़ती है, आधा पेट खाकर काम करने वाले मजदूरों से बतियाती है और उनका चारण बन जाना चाहती है, जिनकी अपनी धरती नहीं, कोई घर नहीं, कोई देश नहीं, अपना कोई भविष्य नहीं। पूरब के क्षितिज की ओर देखती रहती है वह एकटक, ताकि उगते सूरज की अगवानी कर सके, क्योंकि वृद्ध सूरज मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। अब मैं अंतिम कविता अपने साथी प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल की आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कविता को इसी कोरोना काल के समय में उन्होंने लिखा है, जिसका शीर्षक है लॉकडाउन। कोरोना से बचने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन के सिवा नहीं था कोई बेहतर उपाय। कोरोना से बचने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन के सिवा नहीं था कोई बेहतर उपाय, इसलिए इस कदम का हम करते हैं स्वागत। पर समय रहते सावधान रहने की किसकी थी जवाबदेही? लॉकडाउन की नौबत आई तो क्यों आई? ठीक है, तुमने लॉकडाउन किया तो एक तरफ विदेशों में रह रहे लोगों को वापस लाने के लिए भेजते रहे विमान, विदेशों में रह रहे लोगों को वापस लाने के लिए भेजते रहे विमान, पर बड़े बड़े शहरों में निस्सहाय मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचने के लिए कौन कराता है इंतजाम? जो कई दिनों से फिर रहे हैं मारे मारे धरती पर पैर रगड़ते, पैदल चल रहे हैं बेचारे, खा रहे हैं लाठी डंडे। हम तो रह रहे हैं लक्ष्मण रेखा के अंदर, हम तो रह रहे हैं लक्ष्मण रेखा के अंदर। पर अयोध्या मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन के बावजूद क्या कर रहे थे तुम्हारे सिकंदर? इस भयावह महामारी के दौरान ही तुझे क्यों सूझ रहा था कि देश की समस्या से बड़ी है जोड़ तोड़ कर एमपी में सरकार बनाना और जश्न मनाना? लॉकडाउन पर कौन कर रहा है सियासत? करोड़ों अरबों की घोषणाओं के बावजूद कहाँ मयस्सर है जनता को सुविधाएं? स्वास्थ्य कर्मी क्यों नहीं हो रहे हैं सुविधाओं से लैस? कहीं तुम्हारा राहत कोष तो नहीं हो रहा है लूट का शिकार? फिर कैसी तुम्हारी सरकार, फिर कैसी तुम्हारी सरकार? मित्रों, ये कुछ कविताएं थी। और इस बीच हमारे प्रिय साथी हैं आरा भोजपुर के, रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हैं, और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, राजधानी एक्सप्रेस जा चुकी थी, तो अखिलेश भाई का एक उपन्यास आया है महाजाल, जो बिहार में चिकित्सा जगत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी कली खोलता हुआ यह उपन्यास है।
इसका भी हमने इस बीच में पढ़ा है, और जिन पुस्तकों को भी मैंने पढ़ा है, मेरी कोशिश होगी कि उन पुस्तकों पर मैं अतिशीघ्र लिखूं और संबंधित साथियों को प्रेषित करूं। ये कुछ बातें थी कोरोना काल की। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप ऊबे नहीं, अवसाद में डूबे नहीं, कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ें, खूब पढ़ें, और पढ़ करके यथार्थ का मूल्यांकन करें। यही आज के समय की ज़रूरत है। यह महामारी मनुष्यता को कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। कभी मनुष्यता के लिए संकट जो दिखाई पड़ रही है वह रहेगी नहीं। इस महामारी पर मनुष्यता भारी पड़ेगी और मनुष्यता की ही जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबको, भाई नकुल जी को और एनटीसी न्यूज़ मीडिया के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।